क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक शायर, एक आर्टिस्ट जो कि सेंसिटिव तबीयत के मालिक होते हैं और माशरे में होने वाली सेंसिटिविटी की वजह से बाज दफ़ा वो जान से भी चले जाते हैं, ऐसे ही सेंसिटिव तबीयत के लोग अचानक से टायरेंट बन जाएं, कातिल बन जाएं और एक कौम के पीछे इतने दीवानावार पागल हो जाएं कि उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तिल का जोर लगा दें। मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर की, जिसको इस दुनिया से गए तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, मगर उसका किया हुआ कहर आज भी दुनिया नहीं भूल सकी। ऐसा क्या किया था एडोल्फ हिटलर ने, और बहुत सारे लोगों के मुताबिक तो इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान के क्रिएटर भी हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। 20 अप्रैल 1879 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले एडोल्फ के वालिद एलोइस, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि एलोइस के फादर का एलोइस को पता ही नहीं था, और एलोइस की वालदा जिनका सरनेम शिकलग्रुबर्ग था, तो एलोइस का सरनेम भी कुछ टाइम तक शिकलग्रुबर्ग ही रहा था। मगर 1876 में एलोइस ने अपना सरनेम चेंज करके हिटलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसी तरीके से एडोल्फ के नाम के साथ भी हिटलर सरनेम अटैच हो गया। लेकिन इस सरनेम के अलावा एडोल्फ अपने फादर की किसी भी चीज या किसी भी बात के ऊपर इत्तफाक नहीं करते थे। एलोइस खुद सिविल सर्वेंट थे और वो ये चाहते थे कि एडोल्फ भी बड़ा होकर एक सिविल सर्वेंट ही बने। मतलब कि आज से 150 साल पहले भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए जोर लगा रहे थे, मगर एडोल्फ नहीं माने, और यही वजह थी कि एडोल्फ जानबूझकर स्कूल में अपने एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता था कि कहीं गलती से भी उसके अच्छे नंबर ना आ जाएं, और अच्छे ग्रेड्स ना आने की वजह से एडोल्फ के फादर उनके ऊपर और ज्यादा सख्ती करते थे, जिसकी वजह से एडोल्फ और एलोइस का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था और एडोल्फ की अपनी मदर के साथ बहुत अच्छी बनने लग गई थी। लेकिन एक चीज यहाँ पर गौर करने की ये है कि एडोल्फ की ये बाग़ियाना फितरत स्कूल टाइम से ही एडोल्फ के अंदर आ चुकी हुई थी, और यही वजह थी कि इसी फितरत की वजह से आज तीसरी और चौथी जनरेशन भी एडोल्फ हिटलर के कहर को नहीं भूल सकी। जब हिटलर 17 साल का था तो एडोल्फ हिटलर के फादर यानी एलोइस हिटलर कैंसर की वजह से वफात पा जाते हैं, और 5 साल बाद उनकी वालदा भी कैंसर की वजह से वफात पा जाती हैं। अब ये एक सेंसिटिव तबीयत के मालिक थे, और इन दोनों की डेथ एडोल्फ हिटलर के ऊपर एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इम्पैक्ट छोड़ जाती है, जिसकी वजह से हिटलर की जहनी नशोनुमा के ऊपर भी जरा फर्क पड़ना शुरू हो चुका होता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत आखिर एडोल्फ हिटलर के दिल में आई कहां से थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस का यह दावा है कि क्योंकि हिटलर का वालिद इल्लेजिमेट चाइल्ड था, इस वजह से उसकी बैकवर्ड ज्यूइश थी। मगर बहुत से हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि इनकी वालदा के वफात के बाद उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी तब्दीलियां आई थी। मिसाल के तौर पे खवातीन में दिलचस्पी ना रखना, और इसी के अलावा उनकी कंपनी कुछ ऐसे लोगों के साथ उस टाइम पे हो चुकी थी जो कि खुद यहूदियों के खिलाफ थे, और वो वालदा की वफात के बाद वियना शिफ्ट हो चुके थे, जहां वो एक आर्ट स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, एक बार भी नहीं बल्कि 2 बार, मगर दोनों बार उनका एडमिशन नहीं होता। तो ये इनिशियल फेलियर्स एडोल्फ की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ जाती हैं। हिटलर वियना की गलियों में पेंटिंग्स बनाता और वहां पे आवाम को वो सेल करके अपना गुजारा कर रहा था। उस वक्त वियना के एनवायरनमेंट में रिलीजियस डिफरेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा बातें चल रही थी। वियना का मेयर यहूदियों के खिलाफ तकरीरें करने पर वोट लेकर शहर का मेयर बना था, और वियना में इजीली एंटी ज्यूइश मिल जाता था, जिसकी वजह से हिटलर का एक्सपोजर इस एनवायरनमेंट में हुआ जहां पर यह ख्याल किया जाता था कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो कि ज्यूइश थी वो सारे शहर को कंट्रोल कर रही है। मतलब उनके पास सबसे ज्यादा कैपिटल था, और इस कैपिटल को बनाने वाले आम लोग, मेहनत करने वाले मजदूर जो कि नॉन ज्यूइश लोग थे, वो गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे। तो ये ख्याल, जिसकी वजह से ये समझा जाता है कि हिटलर एंटी ज्यूइश था। लेकिन दूसरी तरफ उसी टाइम पर 1909 से लेकर 1903 तक हिटलर अपनी सारी पेंटिंग्स खुद एक यहूदी को सेल करके अपना गुजारा करता था। यहाँ हिटलर के फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। हिटलर ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, मगर उनकी हाइट और उनके फिजिकल टेस्ट क्लियर ना होने की वजह से उनको आर्मी में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मगर वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त जर्मनी को नौजवानों की शदीद ज़रूरत महसूस हुई, तो उस वक्त कोई स्टैंडर्ड मद्देनज़र ना रखा गया, और इस तरीके से जर्मन फौज को हिटलर ने ज्वाइन कर लिया और फिर अपनी सारी लॉयल्टी जर्मनी के साथ अटैच कर ली। तो इनको वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन फौज का कन्वीनियर यानी कि हेड क्वार्टर से फ्रंट लाइन बॉर्डर्स तक
मैसेज पहुंचाने वाला रोल दिया गया, जिसको इन्होंने बखूबी निभाया भी। लेकिन ये काम उस टाइम पे जरा आसान भी नहीं था। इसी वजह से इनको दिसंबर 1914 में आयरन क्रॉस अवार्ड भी दिया गया। 15 अक्टूबर 1916 को हिटलर जख्मी हो जाता है, मगर इलाज के 5 महीने के बाद दोबारा वेस्टर्न फ्रंट पर चला जाता है और 1918 में हिटलर को दोबारा आयरन क्रॉस अवार्ड से नवाजा भी जाता है। और मजे की बात यह है कि यह अवार्ड भी इनको एक जूइश ऑफिसर की रिकमेंडेशन के बाद ही दिया जाता है। मगर जंग और प्यार में सब जायज़ है, तो वर्ल्ड वॉर 1 में केमिकल अटैक भी किए जाते हैं और ये केमिकल अटैक बहुत फेमस है। तो हिटलर भी इस केमिकल अटैक के विक्टिम बन जाते हैं और इनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। जब इनको होश आता है या जब ये बिल्कुल ठीक होते हैं, तब इनके पास ये खबर पहुंचती है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन को हार का सामना हो जाता है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार होते हैं। मेंटल डिस्टर्बेंस जो कि ऑलरेडी इनके पास्ट में चलती ही आ रही थी, मज़ीद ज़्यादा इनका ज़हनी दबाव बिगड़ता है। यहाँ से इनके सियासी नज़रियात बहुत ज़्यादा बदलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आर्मी छोड़कर पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। और अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी वेमर रिपब्लिक बन जाता है। यहूदी कम्युनिटी जो कि कैपिटल कम्युनिटी होती है, और वो इस नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए वेमर रिपब्लिक यानी कि नई हुकूमत का खैर मकदम करती है। तो हिटलर इस कदम के बाद जर्मनी की हार का जिम्मेदार यहूदियों को ठहरा देता है और इसी मजहबी नफरत का जज्बा लेकर हिटलर लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ही हिटलर एक पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिएट कर देता है। जंग के बाद हिटलर म्यूनिख शिफ्ट हो जाता है, जहां उनके जैसे और भी वर्ल्ड वॉर 1 के फौजी जो कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म से शदीद नफरत करते हैं। और सबसे बढ़ के जंग की हार इन लोगों के दिमाग पर तारी हो चुकी होती है और ये लोग आपस में इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर बहस भी कर रहे होते हैं जब इनको फारिग वक्त मिलता है। हिटलर के पास एक बहुत अच्छी स्किल होती है और वो है पावर ऑफ स्पीच, और इसी पावर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हुए ये तमाम लोगों की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद एक अल्ट्रा राइट विंग ग्रुप, जिसका पहले नाम जर्मन वर्कर पार्टी होता है, इसको बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या फिर आम फॉर्म में नाजी पार्टी के नाम से एक पार्टी क्रिएट कर दी जाती है। अब ये ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और हिटलर को ये गलत फहमी हो जाती है कि वेमर रिपब्लिक के तमाम लोग उनके साथ हैं, उनके ऊपर अब उनकी सपोर्ट हासिल है। उस वक्त की हुकूमत को गिराने के लिए इतनी पब्लिक सपोर्ट काफ़ी होगी। 9 नवंबर 1923 को बेयर हाल पुश के नाम का एक इवेंट हुआ, यानी हिटलर एक कू करता है जो कि वहां मौजूद हुकूमत को गिराने के लिए एक कोशिश होती है, मगर वहां मौजूद पुलिस और आर्मी ऑफिशियल के इनकार के बाद ये कू अटेम्प्ट नाकाम हो जाता है और हिटलर और उनके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इन तमाम लोगों को जेल हो जाती है। मगर बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना होगा, ये चीज हिटलर के लिए एक इमेज क्रिएटर के तौर पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देती है, जिससे हिटलर इस शोहरत का इस्तेमाल जेल में भी करता है। जेल में हिटलर को बहुत सारी लग्जरीज मिलती हैं और इसी तरह जेल में मौजूद जेल पुलिस भी हिटलर की बहुत बड़ी फैन होती है। 1924 में हिटलर की किताब आने के बाद यह वाज़ेह हो जाता है कि अब भी हिटलर इतना ही खतरनाक जहन के साथ लोगों को राइट विंग बनाने पर उकसा रहा है और लोगों को ये यकीन दिलाता है कि उसके बगैर मुल्क में कोई शख्स भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं कर सकता। हिटलर की जेल से निकलने के बाद पार्टी दोबारा फाल होती है, लेकिन 1926 में होने वाले इलेक्शंस में हिटलर नाकाम हो जाता है। मगर इस इलेक्शन से पहले जर्मनी के बहुत सारे नामवर सियासी चेहरे हिटलर की नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अक्टूबर 1929 में यूएसए में होने वाले स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से इकोनॉमिक रिसेशन होता है, जिसके बाद गुर्बत मजीद बढ़ जाती है और जब किसी मुल्क के माशी मामला ठीक ना हो तब उस मुल्क की सियासी सूरत हाल हमेशा बिगड़ती ही रहती है और यही हाल आजकल आप अपने कंट्री में भी देख सकते हैं। और सेम यही सिचुएशन उस वक्त पे जर्मनी की हो चुकी थी, या मैं कहूं वेमर रिपब्लिक की तो गलत नहीं होगा। अब वहां की मौजूदा हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी जिस तरीके से गिरा रही थी, दूसरी जानिब हिटलर की पार्टी स्टेट इलेक्शन मुसलसल जीतकर अपने पांव को मजबूत कर रही थी। अब यहां से उस इलेक्शन के हालात समझने के लिए आपको 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान के होने वाले इलेक्शंस को अंडरस्टैंड करना होगा। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक कोएलिशन बना लेती है और उसके बाद हुकूमत में आ जाती है। तो यही हाल उस वक्त हिटलर के जर्मनी का था, जहां पर कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं ले पाती और फिर एक कोएलिशन बनती है। हिटलर की पार्टी ने 37% वोट हासिल किए थे, मगर यह हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी नहीं थे। नवंबर 1932 में दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं ताकि पार्टीज के दरमियान डेडलॉक का खात्मा हो, मगर इस इलेक्शन में हिटलर की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। 37% वोट बैंक कम होकर 32% पर चला जाता है और इसी वजह से हिटलर को
अपनी कुर्सी हाथ से जाते हुए दिखाई देने लगती है। तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जब चांसलर की सीट ऑफर होती है, जो कि एक निगोशिएशन की वजह से ऑफर होती है, तो वो बगैर किसी ऑब्जेक्शन के वो इस सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस ऑफर और इस निगोशिएशन में हिटलर को कैबिनेट में अपनी सीटें हासिल करने का भी मौका मिलता है, जिसकी वजह से उनको कैबिनेट में 4 सीटें भी दी जाती हैं। शैलेशर, जो कि हिटलर से पहले के चांसलर थे, उनके नज़दीक ऐसा कर देने से हिटलर की पॉपुलैरिटी में कोई इजाफा नहीं होगा और हिटलर को जहां पर चांसलर की सीट मिल रही है वहीं पे उन्हें 4 सीटें देने के बाद हिटलर खुश होकर बैठ जाएगा। लेकिन ये उनकी सोच थोड़ी सी गलत साबित होती है। हिटलर के चांसलर बन जाने के बाद अब पूरे जर्मनी में एक नाजी सोच और आइडियोलॉजी वायरस की तरह फैलना शुरू हो जाती है। हिटलर ने पहला प्रोग्राम यूथ पर शुरू किया और एज ग्रुप के हिसाब से नौजवान लड़के और लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लेना कंपलसरी कर दिया था। कोशे, किंडर, किर्शे, ये 3 स्लोगन्स थे खवातीन के लिए, यानी कि किचन, बच्चे और चर्च। खवातीन की जिंदगी इन 3 जगहों पर रिवॉल्व कर रही थी। और हिटलर का वो कोट तो आपने कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ा होगा कि मुझे खूबसूरत खवातीन से नहीं बल्कि सेहतमंद खवातीन से गर्ज है, जो कि शायराना तबीयत के बच्चे नहीं बल्कि मजबूत बच्चे पैदा करेंगी ताकि नस्ल बढ़ सके। और यही आइडियोलॉजी हिटलर ने अपने दौर में रखी। 1933 में हिटलर ने कानून पास कर दिया। नए शादीशुदा जोड़े के लिए 1000 रेशमार्क्स का इंटरेस्ट फ्री लोन, और ऐसे इंटरेस्ट माफ होगा कि एक बच्चे की पैदाइश पर 25% इंटरेस्ट खत्म। और यह सिर्फ इसीलिए था कि हिटलर अपनी जैसी आर्यन नस्ल की अफजाइश बढ़ा सके। हिटलर खवातीन के काम करने पे भी बहुत खिलाफ था, मगर जर्मनी के माशी हालात की वजह से कुछ अरसे में खवातीन के काम करने की पॉलिसी पर भी नरमी कर दी गई थी। 1937 से 1939 के टाइम पीरियड तक 50 लाख से 70 लाख खवातीन रोजगार में हिस्सा लेना शुरू हो चुकी थी। यहूदियों के लिए हिटलर कहर बनकर आता है। बहुत से लॉज पास किए जाते हैं। लॉज ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज 7 अप्रैल 1933 में ये लॉ लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत सिविल सर्वेंट्स में यहूदियों के काम करने पर पाबंदी होगी। इसके बाद 25 अप्रैल 1933 को स्कूल यूनिवर्सिटी में यहूदियों के लिए 15% कोटा कर दिया जाता है। और 29 सितंबर 1933 को किसी भी फार्म या किसी भी ज़राई ज़मीन की मलकियत के ऊपर भी यहूदियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो इन चीज़ों को ओन नहीं कर सकते। हिटलर को एक शौक ये था कि वो एथनिक बेसिस पर बाकी तमाम माइनॉरिटीज़ को वाइप आउट कर रहा था। मसलन आज के टाइम पर अगर एक शख्स यहूदी नहीं है मगर उसके दादा या दादी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री में कोई एक शख्स यहूदी ज़रूर था, अब वो भी जर्मन शहरी कहलाने का हकदार नहीं था। इसी तरह आर्यन, यानी जिस नस्ल से हिटलर का ताल्लुक था, इस नस्ल को यहूदियों से शादी करने की भी इजाजत नहीं थी। इसके ऊपर भी पाबंदी लग चुकी हुई थी। और आइंस्टाइन का इवेंट तो आप लोगों को याद ही है कि आइंस्टाइन कैसे जर्मनी से इंग्लैंड जाता है और अपनी जान बचा के जाता है, क्योंकि आइंस्टाइन के ऊपर भी ये तमाम पाबंदियां लग चुकी हुई थी और आइंस्टाइन इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके जान को शदीद खतरा लाक हो चुका था। इन सब के बावजूद हिटलर अपनी ताकत में था, लेकिन जर्मनी में बाकी लोग हिटलर की बातों पे यकीन कैसे कर रहे थे? वो ऐसे कि हिटलर ने जर्मनी का मीडिया अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से जर्मनी के अखबारात में तमाम मुसीबतों का मसीहा सिर्फ हिटलर को दिखाया जा रहा था। और इसके साथ साथ यहूदियों को मीडिया के जरिए ऐसा खतरनाक विलन बनाया गया था कि वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सकते। अगर उनको कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो हिटलर भाई कर सकते हैं। बाज लिटरेचर में हिटलर को जीसस क्राइस्ट के इक्विवेलेंट भी दिखाया गया था। इसी वजह से सुपीरियर रेस वाले जर्मन्स अब जर्मनी में बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। मगर ताकत का नशा एक ऐसा नशा है जिसमें लोग अपने से बड़ा किसी को भी नहीं समझते। जर्मनी पोलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नेदरलैंड को अपने कब्जे में ले लेता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होने पर हिटलर सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी भी साइन कर चुका होता है, जिसकी वजह से अब उसे सोवियत यूनियन से किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं होता। अब खतरा होता है तो सिर्फ एक मुल्क का, और वो था उस टाइम का ग्रेट ब्रिटेन। इटली में पहले से ही एक डिक्टेटर की हुकूमत चल रही होती है और उसकी और हिटलर की आपस में बहुत बनती है। इसी वजह से हिटलर को इटली में किसी से भी कोई खतरा नहीं था। लेकिन ब्रिटेन चूंकि जर्मनी से बहुत दूर था और इनके दरमियान कोई भी जमीनी राब्ता नहीं था, तो इस वजह से उस पर कब्जा जमीनी तौर पे मुमकिन नहीं था। इसी वजह से हिटलर एयर अटैक करता है और ये अटैक लंदन पर भी होता है, जिसके बाद उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर
चर्चिल रिटेलिएट करते हैं। मगर इसके बाद 1000 जर्मन एयरक्राफ्ट ब्रिटिश भेजे जाते हैं कि एक ही बार में पूरे ब्रिटेन को साफ कर दिया जाए और बार बार जंग की नौबत ही ना पड़े। मगर ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन को निस्तो नबूद करने के चक्कर में 176 जर्मन तैयारे ब्रिटेन मार गिराता है और इस दिन को बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के नाम से भी याद किया जाता है। अब चूंकि हिटलर मुआहिदा तोड़ देता है, फेस सेविंग या ताकत का नशा कुछ भी कहें, हिटलर चूंकि एक ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन कर चुका होता है, मगर 1941 को हिटलर यूएसएसआर के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसके बाद ब्रिटेन और यूएसएसआर एक एलाई बना लेते हैं। तब तक जर्मनी यूएसएसआर का एक बहुत बड़ा एरिया अपने कब्जे में करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन नवंबर 1914 उस टाइम तक आ चुका होता है और इस टाइम यूएसएसआर यानी कि उस टाइम के रशिया में सर्दी होना शुरू हो जाती है और जर्मन फौजी यूएसएसआर में इस सर्दी को बर्दाश्त करने से कासिर होते हैं, तो इस वजह से इनकी मूवमेंट ज़रा स्लो हो जाती है और इस वक्त यूएसएसआर को बैकअप करने के लिए कुछ टाइम भी मिल जाता है। एक बात जो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि जर्मन ना सिर्फ खुद बल्कि इटली भी एक्सिस अलायंस की वजह से इधर शामिल हो जाता है, मगर सर्दी की वजह से अब वो मज़ीद यूएसएसआर के अंदर अटैक नहीं कर पाते। अब सवाल ये शुरू होता है कि इन तमाम कंट्रीज़ की आपस में लग चुकी होती है, मगर अमेरिका कहाँ होता है? अमेरिका वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को इन तमाम मामलों से दूर रखता है, मगर जापान के पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि इस जंग में शामिल होना पड़ जाता है। तो इसके बाद अब गेम में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर और चाइना एक कोएलिशन बना लेते हैं और हिटलर का एक ख्वाब होता है कि वो पूरे यूएसएसआर पर कब्जा करेगा। मगर क्यों? अगर आप चंद सेकंड के लिए इस नक्शे के ऊपर देखें, अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन, तो आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा है और इंडिया रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के करीब एरिया रखता है और इसके बाद चाइना इन तीनों से बड़ा है। और ये तमाम एशियन कंट्रीज जो कि आप मैप पे देख सकते हैं, इन तमाम कंट्रीज से बड़ा यूएसएसआर है, जो कि 1991 में इसके 6 कंट्रीज भी बाहर निकल चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये उस टाइम पर हिटलर का ख्वाब होता है कि पूरे यूएसएसआर पे अटैक करके एक ग्रेट जर्मन बना लिया जाए, जिसके बाद उनकी मोनोपोली पूरी दुनिया पर कायम हो जाए। यूएसएसआर अब सर्दी में आने की वजह से अब मजबूती से रिटेलिएट करना शुरू हो जाता है और ना सिर्फ वो जर्मनी के कब्जा किए हुए एरिया को रिकवर कर लेता है, बल्कि हिटलर के कब्जे किए हुए जर्मनी की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सब इस अलायंस की वजह से हो रहा होता है जो कि यूएसएसआर, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हो चुका होता है। इधर इटली में भी एक रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी होती है। उस टाइम के डिक्टेटर के खिलाफ एक तहरीक उठती है और ये तहरीक उस वक्त इस डिक्टेटर को कुर्सी छोड़ने पे मजबूर कर देती है। इटली के बाद बाकी कंट्रीज भी बारी बारी मज़ाहमत करना शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ यूएसएसआर में मौजूद जर्मन फोर्स भी वापस आ जाती है, क्योंकि जर्मन का ईस्ट यानी कि यूएसएसआर उनको वापस धकेल चुका होता है। और दूसरी जानब वेस्टर्न महाज से अमेरिका और बाकी अलायंसेस 6 जून 1944 को फ्रांस के जजीरों से उतरकर फ्रांस का कब्जा जर्मनी से छुड़वा देती है और इस दिन को नॉर्मंडी लैंडिंग या फिर डी के नाम से भी याद किया जाता है। बाकी कंट्रीज में भी आहिस्ता आहिस्ता नाजी जर्मनी को शिकस्त का सामना शुरू हो जाता है। हार का खौफ इस कदर बढ़ चुका होता है कि हिटलर उस खौफ को काउंटर करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, मगर अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू हो चुके होते हैं। यूएसएसआर नाजी जर्मनी के कब्जाशुदा इलाकों को फतह कर लेता है और फिर वो दिन आता है जब बर्लिन में यूएसएसआर की फौजें दाखिल हो चुकी होती हैं। लेकिन उससे पहले हिटलर गोली मारकर सुसाइड कर चुका होता है। यह वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी थी, जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाती है। हजारों लोग सिर्फ एक दिन की एवरेज से अपनी जान से आदो बैठते हैं, मगर इसके बाद यूरोप नाजी जर्मनी से आज़ाद हो जाता है। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का क़याम होता है और पोलैंड दोबारा से दुनिया के नक्शे पे आ जाता है। यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में आता है। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान सुलह हो जाती है और फिर यूरोप की तारीख का सुनहरी दौर शुरू हो जाता है, जो कि आज हम देख रहे हैं और हमारे नौजवान इस कंट्रीज के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तारीख में कई डिक्टेटर गुजरे, मगर जितना कहर अडोल्फ हिटलर ने ढाया, शायद माजी करीब में इतना कहर किसी और डिक्टेटर ने नहीं ढाया। वीडियो के आखिर में अगर मैं हिटलर के बनाए हुए कंसंट्रेशन कैंप्स का जिक्र ना करूं तो वीडियो पूरी नहीं होगी। कैसे हिटलर के दौर में यहूदियों को इन कैंप्स में डाला जाता था और इसके बाद इनको मारा भी जाता था। ये सब फोटोज और वीडियोस बयान से बाहर हैं कि कैसे जानवरों से बदतर इन लोगों की जिंदगी थी, किस तरह ये लोग मजबूर थे या ये लोग पास के ममालिक में भी शिफ्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस टाइम माशी हालात इस कदर अच्छे नहीं थे कि कोई इनको पनाह दे सके। जिसके बाद ये इस जगह नकल मकानी करते हैं जहां यूरोप से जंग निकल के मिडल ईस्ट की तरफ शुरू हो जाती है, फलस्तीन। ब्रिटेन के पास अब इतनी पावर नहीं होती कि वो अब अपने आप को सुपर पावर की पोजीशन पर रख सके, इसलिए बहुत सारे मुल्क आहिस्ता आहिस्ता करके दुनिया के नक्शे पे आना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के नक्शे पे आ जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 जापान पर हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के
बाद तक भी जारी रहती है, जिसमें अमेरिका जीत जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। 20वीं सदी की मैसिव चेंजेस का क्रेडिट जिस शख्स को जाता है वो कोई और नहीं था बल्कि एडोल्फ हिटलर था।